बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मैं हूँ सोहेल रशीद। एक और जॉइंट वीडियो, और आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर का सूरज गरूब हो रहा है। हो चुका है या हो रहा है? हो चुका है, बस बाकी फॉर्मेलिटी रह गई है कि रात को 12 बजे बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ एक तस्वीर अंदर कमरा अदालत नंबर 1 में लगा दी जाएगी कि ये भी गुजरे हैं, जहाँ पर शुरू के पाकिस्तान के जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, एक साइड से शुरू होती है जस्टिस मनीर साहब से होती हुई, पीछे भी दीवार से साकिब निसार, और आखिर में बंदियाल साहब थे तो आप साथ काजी साहब आ जाएंगे। काजी साहब आ जाएंगे और हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर कैसा रहा। इख्तिसार के साथ कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो हर एंगल जो है वो कवर हो जाए, और उसके बाद जैसे याह्या अफरीदी जो है वो आ चुके हैं, उनका दौर जो है वो अब उसमें क्या होने जा रहा है, उस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। सोहेल साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए, उनके आने से पहले बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एक डिवीज़न है, तकसीम है, अब उसमें वो तकसीम ख़त्म हो गई, यूनिटी आएगी और इंसाफ का जो तराजू है वो अपना अदल व इंसाफ जो है वो उसमें डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। शुरू में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिज करवाया, फुल कोर्ट बुलाई, बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया, सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ थी। फिर जो ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि माजी में चीफ जस्टिस जो है थे वो गलत इस्तेमाल करते रहे इख्तियारात का, तो बड़ी स्मूथ चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस दौरान उनकी जो एक्चुअली जो तवक्कुआत थी उनसे, वो हमेशा से जो वॉइसलेस जो लोग होते हैं, जो ऐसे काम होते हैं जो सिस्टम नहीं उन्हें करने देता, वो होते हैं कि जो इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ होती हैं, इस किस्म के केसेस, मतलब मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं, लोगों को उठाया जाता है, टार्चर किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उन घरों चादर चार दीवारी जो है वो उसकी पामालियाँ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी, तो बहुत तवक्कुआत थी। लेकिन हमने देखा कि पूरे उनके टेन्योर में इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं नज़र आई। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक चीफ जस्टिस ने जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक खौफनाक किस्म का मसला है, उस हवाले से कुछ नहीं किया। एक समात हुई और उस समात में भी कुछ खास जो है वो नहीं हुआ। तो क्या मतलब, ये आपको कैसा दौर लगता है चीफ साहब का? देखें, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो नाम है वो पाकिस्तानी कौम की टूटी उम्मीदों का नाम है, ठीक, और उनका दौर एक मायूसी, अजीम मायूसी और अजीम अलमिया कहलाएगा जुडिशरी के लिए। इससे पहले कि हम अपनी आरा का इजहार करें, पहले लोगों के सामने फैक्ट्स रख देते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आ जाए पेंडेंसी पे। 56,000 से शुरू किया, 65,000 पे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब पेंडेंसी कम नहीं कर सके। ज़ेर इल्तवा मुकदमा 13 माह उनके गुजरे, ज़ेर इल्तवा मुकदमात एडहॉक जजेस लगा कर भी कम नहीं कर सके जी। दूसरा, क्या जुडिशरी को क्राइसिस से निकाल कर जा रहे हैं या नहीं। जब वो आए तो चैलेंज था कि क्या अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने की जो रवश चल पड़ी है वो ख़त्म करा पाएंगे या नहीं। तो हालत यह है कि वो जाते हुए लिख के जा रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं फैसले पर अमल करने, फैसला जो है वो करने की। तीसरा, जुडिशरी विद इन अपने आप में बड़े क्राइसिस का शिकार थी, वो डीपेस्ट क्राइसिस में छोड़ के जा रहे हैं। तीसरा, अदलिया की आज़ादी का सवाल था कि वो है या नहीं, वो अमलन एग्जेक्टिव के हवाले करके जा रहे हैं। वैसे वो इतना नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो तकसीम जो है वो चीफ जस्टिस जब आए थे 16 सितंबर को 2023 को, जो तकसीम थी, एक तो उस तकसीम जो है वो उससे बढ़ चुकी है। दूसरा जो मामला था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इतना बड़ा इशू नहीं था। वो जस्टिस मुनीब जो बात कर रहे थे वो आज जो है वो समझ आ रही है कि मास्टर ऑफ रोस्टर, आप जो है वो आपने जो रूल्स बनाने हैं खुद बनाएं। आप अगर उस किस्म की लेजिस्लेशन उनकी मानना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, ज़रूर जो चीफ जस्टिस है उसके इख्तियारात जो है वो लामहदूद उस तरह नहीं होने चाहिए कि वन मैन शो हो, तो उसमें तो रेगुलेट करना, उसमें रूल्स बनाना तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जो बनाए गए उसका बहुत असर हुआ। तो तकसीम कम थी, अब ज़्यादा है। उस वक़्त जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल इतना नहीं था जितना आज पूरे इदारा जो है वो ऐसे लगता है कि एक थर्ड पार्टी कंट्रोल में चला गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अब तो कहने की बात नहीं है, ये अमलन चला गया है। तो आज नए नामजद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, ये वैसे उनको कहना पड़ा। बहुत ही गैर कहना क्यों पड़ा? उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये अंडर क्वेश्चन है
अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये भाई आज़ाद है अदलिया या नहीं, क्या इदारों के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको अब दोबारा सेटल करने की ज़रूरत है, और 26वीं आईनी तरमीम का बगौर जायज़ा लें तो वो और आज की स्टेटमेंट जो है ना अब ये साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वो होंगी, कुछ ऐसा एडवेंचर भी नहीं कि जिससे पार्लियामेंट को स्नब किया जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अब बज़ाहिर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह का जो नया ख़त है, जो 2 खतूत हैं, उसको आप बगौर जायज़ा लें तो वो जाते हुए चीफ जस्टिस का शिकवा शिकायत सारा कुछ तो है, आगे के लिए भी पैगाम है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक ऑर्डिनेंस संभाला नहीं जा रहा। आज इतलात की गर्दिश कर रही हैं नाजरीन के हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मज़ीद कोई ऑर्डिनेंस जारी करके या लेजिस्लेट करके उसमें मज़ीद तरमीम करने लगी है, और कमेटी में जो जजेस की तादाद अब 3 से बढ़ाकर 5 की जाने लगी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इट मीन्स के गवर्नमेंट की कैलकुलेशंस अभी पूरी नहीं हुई, या उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। नहीं, वो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव है, वो ये तहिया कर चुकी है कि अब हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे काम करना है, अदलिया ने कैसे काम करना है, वो हम तय करेंगे। अब जब भी कोई जो है वो आगे पीछे होगा तो उस पर लेजिस्लेशन करके हम उसको तब्दील कर देंगे। हमें लगेगा कि ये बेंच ठीक नहीं चल रहा तो हम उस बेंच को तब्दील कर देंगे, या बेंच में एक मातहत इदारा, मातहत इदारा, आप ये कह सकते हैं कि मातहत इदारा, और मातहत इदारा आइन के प्रियम्बल के खिलाफ हो जाता है। जी, आइन के वो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ भी चला जाता है। और ये एक सबसे पहला और बड़ा चैलेंज जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी उनके सामने जो है वो सबसे पहला चैलेंज ये होगा। उसकी एक और वजह भी है सुहेल साहब, ये चीज़ हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारी लिखी पढ़ी चीज़ें हैं, कुछ जो है वो ऐसी हैं वो लिखी पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके खौफनाक किस्म के असरात हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट की गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक इंडिपेंडेंट जज हैं, सब मानते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़ा विजन रखते थे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, सब मानते हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त था लाहौर हाई कोर्ट का, सब मानते हैं। उनकी जजमेंट से किसी को मसला नहीं था, उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट नहीं था, सिर्फ उन्होंने 12 जुलाई का फैसला हुकूमत खिलाफ दिया तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। तो अच्छा, ये फैसला हुकूमत के खिलाफ था नहीं, हुकूमत ने उसे खामखा खिलाफ समझा, बस वो हुकूमत के हक में था फैसला कि भाई आपके जिस इलेक्शन कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, उसमें एक अपोजिशन पार्टी भी बैठ जाएगी जिसमें आपका, अगर उन्होंने इसको कानून से हटके ही देखना था फैसले को गवर्नमेंट ने, तो वो समझते तो सही कि ये इससे होगा क्या, इससे उनको एक लेजिटिमाइज गवर्नमेंट मिल जाती कि जी देखें पाकिस्तान में तो कोई नहीं होता, जी अदालतों ने दे दी, धांधली का चैप्टर क्लोज हो जाता। फिलहाल पीटीआई मजबूर होती कुछ ना कुछ पार्लियामानी रोल अदा करें। अब वो कहते हैं उनसे कोई, यार आप कमेटी में नहीं गए, कहते हैं यार आप अजीब बात कर रहे हो, हमें वो पार्लियामेंट में पीटीआई मान ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, हम एज पीटीआई हमसे वोट कैसे मांग रहे हैं, वोट कैसे मांग रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि उसका जो असर है, जो लिखा पढ़ा नहीं है, कि एक चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस एक बनना था तो उसको आपने नहीं बनने दिया। ये एक पैगाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर एक मजिस्ट्रेट तक, जो 4000 जज हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सिविल जज हो, सेशन जज हो, वो हाई कोर्ट के जज हों, चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, कि एक जो है वो एक पैगाम दिया गया है कि पावरफुल हम हैं। अब जो है वो चीफ जस्टिस को तो हटा दिया, लेकिन एक सिविल जज के जब किसी ने कोई मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, सेशन जज, तो वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा, कैसे उसको जो है वो उस पे रिएक्शन दे सकता है। वापस आते हैं चीफ जस्टिस साहब के दौर पर। दो चीजें मैंने की, पेंडेंसी बढ़ गई जी, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो गई। तीसरी चीज़ मैंने ये भी की कि जुडिशरी अंदर से जो है ना टूट फूट का शिकार मजीद हो गई है, उसके ऊपर कोई वो चीज़ बाकी नहीं नहीं है आज। अच्छा, फुल कोर्ट्स वगैरह जो इन्होंने कहा था कि मुझे बुलाने में घबराहट नहीं होनी चाहिए, जाते हुए ये दोबारा उसी स्टेज पे छोड़ गए हैं कि फुल कोर्ट एक क्वेश्चन नहीं। 20 सितंबर से 25 अक्टूबर के दरमियान तो वन मैन शो था ना। 20 सितंबर जो ऑर्डिनेंस आया वो हुकूमत और चीफ काजी साहब की मर्जी से एक जो है वो आया, और उसमें उन्होंने फिर भरपूर किस्म की सहूलतकारी 63A के जरिए दी। ये जो वन मैन शो था, और वो मैं आपको बताऊं फुल कोर्ट भी क्यों नहीं बुला रहे थे, वो माइनॉरिटी में थे। अगर वो जाते जाते फुल कोर्ट बुलाते और उसमें उनका व्यू जो है वो 3 जज उनके साथ खड़े होते और 14 दूसरी साइड पे होते, तो फिर उनके लिए बड़ी जो है वो शर्मिंदगी का मुकाम होता। तो फिर वो फुल कोर्ट उन्होंने नहीं बुलाई, जिसके सबसे बड़ा जो है वो दाई थे। तो वो हमने शुरू में बताया कि आपको शुरू तो फिर मतलब वही बंदियाल साहब की जगह जाके खड़े हो गए हैं ना, कि जहाँ पे डर हो गया माइनॉरिटी में तो वहाँ फुल कोर्ट ना बुलाएं, बस अपने तरीके से चलाएं, और मास्टर ऑफ रोस्टर फिर एक तरह से बन गए ना। जब अक्सरियत जो थी कमेटी में उनके साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उन्होंने जिन चीज़ों पर इनसे इख्तलाफ किया उसके लिए इन्होंने उन्हें पनिश किया, वजूहात, और हमने ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने उनको निकालने की वजूहात में बयान किया जी कि ये फलां केस नहीं लगा रहे थे, ये तो कह रहे थे या डाक जजों को 11,000 केसेस वो दें, उनको कोई बड़ा केस ना दें।
तो ये अक्सरियत का मौक़िफ़ था जिससे इख्तिलाफ इन्होंने किया और फिर उसके बदले में उनको सज़ा दे रहे हैं जी कि ये चूंकि ये कह रहे थे इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया। सजा जाओ, भी जो दी, करना फिर है कर वो लो। मखसूस नशिस्तों में 8 जजों के फैसलों को कहा, मतलब अपने आप को आप कह रहे हैं कि मैं आइन जानता हूँ, मैं कानून जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि पार्लियामान कैसे बालादस्त है, मैं सब कुछ हूँ। मतलब मैं एक जो है 8 जजेस के फैसले को कह रहा हूँ कि ये फैसला ही नहीं है, ये बाइंडिंग ही नहीं है। अब इसको कोई नहीं मानेगा तो इस पे तो इन्हें अदालत भी नहीं लगेगी। जी जी, मतलब इससे वर्स्ट कोई सिनेरियो हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी काजी साहब ने। ये जो है वो उन पे बहुत बड़ा एक ऐसा निशान है, जिस तरह 13 जनवरी है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेतौकीर कराने में भी उनका पूरा जो है रोल रहा है। और तो हाँ, तो ये चौथा पॉइंट आप ये रख लें कि उन्होंने ये अदालती फैसलों पर अमल दरामद इसको वो इसमें वो नाकाम रहे, वो नहीं करवा सके और वो मनपसंद चीज़ें चाहते रहे सारी। अच्छा, पांचवा ये कि क्या अदालतें उनसे आने से पहले ये एक तासुर था कि अदालतें सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनके दौर में ये तासुर मजीद गहरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन से पहले फैक्ट बेस बात करेंगे ना हम ये तो नहीं कहते, इलेक्शन से महीना भी नहीं रहता, 56,000 पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, आप उसमें से एक अपील उठाते हैं, हफ्ते के दिन बैठते हैं, आपने एक ही दिन हफ्ते के दिन जनाब समातें की हैं। अच्छा, आप हफ्ते के दिन बैठते हैं और रात 12 बजे तक, और ये हफ्ते का दिन कौन सा है जब इंतखाबी निशान के लिए वो अपने कागजात जमा कराने की आखिरी दिन है, ठीक है, और वहाँ पर आप उनको बैठ के सज़ा सुनाते हैं, केस उस दिन डिसमिस करते हैं उनकी अपील और वो सारा मामला वहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके पीछा करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन तशरीह भी गलत करता है। मतलब अगर पहली बात तो ये है कि वो बल्ले वाला फैसला जो है वो तो रद्दी की टोकरी में जाएगा और काजी साहब को जो है वो उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर फर्ज करें वो फैसला मान भी लिया जाए कि फैसला दुरुस्त है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और इलेक्शन कमीशन ने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। मतलब एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आपने फारिग कर दिया उस केस। तो जुलाई में आकर आपको ये कहना पड़ा कि नहीं जी वो तो हमारी तशरीह उसने गलत की है और आपने फिर वो फैसला दे दिया। तो ये भी एक तनाजुर तो है। बिल्कुल, ये तनाजुर है और उसमें ये सारी चीज़ें देखें, जो चीज़ें वो छोड़ के जा रही हैं, चीज़ें कल रिवर्स हो सकती हैं। जिस स्टेज पे वो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, ये चीज़ें कल रिवर्स हो सकती हैं। ऐसा रेफरेंस आ सकते हैं सदारती दोबारा आके ये फैसले गलत थे, उस दौर में जुडिशरी का रोल गलत था, या वक्त बदलते देर नहीं लगती। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा की लेगेसी क्या थी? फैज़ाबाद धरना, उनके दौर में वो गैर मौसर हुआ वो फैसला, उनके दौर में उसकी इंक्वायरी में आया कि वो कोई रोल ही नहीं था जो कहानी इन्होंने लिखी थी उसमें। उनके दौर में दोबारा फैज़ाबाद पे उसी जमात ने धरना दिया, ठीक है, तो वो डिस्क्रेडिट हुए। लम्हा बलम्हा चीफ जस्टिस काजी फायसा डिस्क्रेडिट हो रहे थे। और मेरी नज़र में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो गलत रास्ते को दुरुस्त रास्ता समझ के चल रहे होते थे पूरी नेक नीति के साथ और उसी जील के साथ, उसी जज्बे के साथ वो कहते थे कि यही दुरुस्त रास्ता है और दूसरे जो आ रहे हैं वो मुझे गलत बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये रास्ता आगे खाई में है, वो गलत बता रहे हैं और मैं जिस रास्ते का इंतखाब किया हुआ है यही सच्चा है, और वो दिल से उसे सच्चा समझ के उस पर चल रहे होते थे और वो गलत होता था। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी वो जो है वो किसी टिकाने नहीं लगा। और मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस मैं समझता हूँ कि ये जो वो कहेंगे वो ये जो काजी साहब ने जो इंसानी नहीं, उनको फिर ये भुट्टो वाला केस जो था रेफरेंस था उसमें अगर 7-8 जज थे तो वो सारा खुद ही ले लेते हैं। मतलब बाकी जिस बेंच में बैठे हैं वो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जब डिसक्रेडिट की बात आए तो आपने सारे बेंच तो तश्कील होने थे ना, 1 साल हो गया है वो नहीं आए। तो अगर ये जो कितने करोड़ रुपया लगा है या जो भी है, ये इंसानी हुकूक की जो यादगार है, तो इंसानी हुकूक अगर मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को याद होते तो वो जबरी गुमशुदगी अफराद की मैंने बात की, तो साथ मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस हैं आप अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग मुजरिम होंगे। मैं ये समझता हूँ उनको सज़ाएँ भी होंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त भी 83 लोग ख़ानदान वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, उन बेचारों की फैमिलीज को पता नहीं है कि इनका फेट क्या है, इनके खिलाफ क्या केस चलना है, हमने क्या डिफेंस लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कोई पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, इनका ट्रायल इधर होना है या इधर होना है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जब डिसाइड नहीं हुआ तो ये भी इनका पीछा करेगा। मैंने कुछ 4-5 कुछ जो है वो बनाए हैं काजी फायसा साहब के, जो उनके क्रेडिट पे चीज़ें हैं हम वो भी करेंगे। लेकिन जो क्रेडिट पे थी जो वो तो उनका क्रेडिट है, लेकिन जो चीज़ें उनको डिसक्रेडिट किया जिन चीज़ों ने, वो मेरे ख्याल में हावी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। एक तो शुरू में उनका मुशर्रफ वाला केस है,
मुशर्रफ वाला केस है, उन्होंने उनसे पहले चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे, बराह रास्त उन्होंने दिखाया, उन्होंने सुना है, आउट बराह क्लास रास्त दिखाया है, इसके अलावा बड़ा अच्छा फैसला था। भुट्टो वाला केस उन्होंने 10 साल, तकरीबन 10-12 साल के बाद उसका रेफरेंस लगाना भी बड़ी बात है कि कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक होते रहे, ये एक शफाफियत के लिए बहुत अच्छा था, अगरचे जो चीदा होते रहे सारे नहीं हुए, लेकिन बहरहाल एक ये पॉजिटिव साइड है। इलेक्शन की तारीख उन्होंने दी 8 फरवरी को, 62(1)F में जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की, ये बहुत अच्छा फैसला कि चले उस पर बेनिफिशरी उस वक्त कोई भी था, लेकिन कोई फॉर लाइफ जो है वो नाअहली नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने जो लेजिस्लेशन हुकूमत ने की थी उसको माना। फैज़ाबाद धरना केस था, नैब की तरमीम उन्होंने बहाल की, तस्लीम किया। मुशर्रफ की गद्दारी वाला केस था, ये तो इस साइड के केसेस थे जो उनका क्रेडिट है। डिसक्रेडिट पे उन पे वो बल्ले वाला केस 13 जनवरी का, वो फैसला जो है वो बिल्कुल उनका पीछा करता रहेगा। मिलिट्री कोर्स की मैंने बात की, 63 नजरसानी फैसला बिल्कुल दुरुस्त, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह काजी साहब कहते हैं कि उस वक्त के सदर अलवी ने एक खसूसी जो मखसूस सियासी हालात के तनाजुर में ये रेफरेंस भेजा था तो उसका जिक्र नहीं किया था, तो इसीलिए हम भी कहते थे मखसूस सियासी हालात में आपने फैसला किया और उसके बेनिफिशरी हुकूमत थी, आईनी तरमीम होनी थी, और उस तनाजुर में ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। और ये मिली भगत से आप करते हैं तो फिर उस पर क्वेश्चन उठते हैं। ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ 20 सितंबर को, वो मिली भगत थी, वन मैन शो आखिरी मंथ करते रहे, बिल्कुल आपने जजेस को सुना ही नहीं, कोई फुल कोर्ट सब कुछ भूल गए। इसके अलावा 6 जजेस के खत को तो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया, उसका तो बिल्कुल, बल्कि 6 जजेस को कटहरे में खड़े करने लगे थे कि आप आए जी, सवाल आपके सवाल होंगे कि ये आप जो है वो सबूत प्रूफ दें कि ये जो है वो आपने कैसे कह दिया कि फलां मुलविस कर रहा है फलां। ये मतलब जुडिशरी में मुदाखलत के हवाले से जो क्वेश्चंस उठाए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के भी आए थे खतूत, उसके हवाले से कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, जीरो प्रोग्रेस मैं कहता हूँ। इसके अलावा जो उनके लापता अफराद केसेस में तो वर्स्ट मतलब रहा इनका पूरा दौर। कोई एक दफ़ा केस लगा, वो भी वो जो एक आया हुआ था यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, उस तनाजुर में वो केस लग गया। इसके अलावा जो इलेक्शन धांधली के हवाले से पिटीशंस थी उनको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाई गई। और ये जो केसेस थे, बहरहाल सहाफ़ियों से बहुत ज़्यादा मखसूस नशस्तों के केस में उन्होंने डिसक्रेडिट किया अपनी सुप्रीम कोर्ट को। और जो 8 जजेस के जो ख़तों किताबत का मामला था, सहाफ़ियों से नाराज़ होते रहे और ऐसे लगा कि जैसे यूट्यूब को बड़े प्रॉपर अंदाज में वो देखते हैं और व्लॉग्स भी देखते हैं, सहाफ़ियों को जो है वो आए रोज़ मुख्तलिफ केसेस में ताने जो है वो चलते रहे उनकी जानिब से। तो ओवरऑल उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन जो उनकी जानिब से ऐसे केसेस, ऐसा माहौल, ऐसे फैसले किए गए जिन्होंने उनके अच्छे कामों को भी पीछे छोड़ दिया। ख़ास तौर पर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अदलिया की जो आज़ादी है, जो कंप्रोमाइज़ हुई और उनकी वजह से कंप्रोमाइज़ हुई। मैं ये समझता हूँ कि 13 जनवरी से लेकर 21 अक्टूबर जब तक कि आईनी तरमीम हुई हैं, इस पूरे में उन्होंने पूरी सहूलतकारी की। और वो सहूलतकारी आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस थे, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस को खुद सुना और खुद सुनकर उनके फैसले किए, और उसके बाद हुकूमती जो है 3-4 सीटें भी बढ़ी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रोटेक्शन की, जब इलेक्शन कमीशन पर पूरे सवालात थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह उसने इलेक्शंस करवाए हैं। काजी साहब को एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे चाहिए थे, लेकिन जो मरकजी जनरल इलेक्शन थे उसमें जो वर्स्ट सिनेरियो बना, जो सवालात उठे मुबैना धांधली के, उनके हवाले से खामोश भी रहे और इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्शन भी दी। तो ये एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो है चीफ जस्टिस काजी फाइज़। असल मसला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ जो है ना, उनसे असल मायूसी ये है कि कुछ काम वही कर सकते थे जी, और उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। कई उनके ऊपर ऐसे लगेज नहीं थे जो बाकी लोगों के ऊपर होते हैं जी, वो कई चीज़ों में आज़ाद थे जो वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि उन्होंने, जिस तरह कई लोगों के ऊपर ये होता है कि उन्होंने कहीं से माल पैसा बनाया या ये किया वो किया, वो इन चीज़ों से मावरा थे, इसलिए वो ये चीज़ें कर सकते थे। उनका अलमिया ये हुआ कि वो जहन से नहीं निकाल सके कि पीटीआई दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस आया 3 चीज़ें वैसे, और उसमें उन्होंने अपने अंदर का जो जज था ना वो ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। 3 चीज़ें उनकी रेड लाइन थी जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक पीटीआई, एक 9 मई और तीसरा फैज़ हमीद। 3 रेड लाइंस थी उनकी। पीटीआई क्यों थी? क्योंकि पीटीआई ने रेफरेंस भेजा था, तो उन्होंने पीटीआई के तकरीबन हर केस को उन पे इतराज होते रहे कि आप जो है वो, क्योंकि आपके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस भेजा था कि इनको इमरान खान से मुतल्लिक केसेस नहीं सुनने। चले वो ऑब्जर्वेशन थी, फिर भी इनको खुद ही, मतलब जब आपका एक फ्रीक है ना, कल आपके खिलाफ उसने केस किया हुआ था, तो आज आप बार बार केस सुन रहे हैं, हर केस सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। तो ये एक था पीटीआई के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत प्यार मोहब्बत थी उनकी।
और उन्होंने जो उसको क्रश किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से बाहर से अंदर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको उसी तनाजुर में देखा। 9 मई को भी वो डेफिनेटली 9 मई जो है वो जहाँ पे ये हमले हुए जो थी मुख्तलिफ इमारतें थी या मुख्तलिफ जगह थी, वो नहीं होने चाहिए थे, और जिन्होंने किए उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनके राइट्स हैं उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो उस तनाजुर में जो राइट्स वायलेट ना करने वाली बात या करने वाली बात वो भी उन्होंने इग्नोर ही किए रखी। और तीसरी जो फैज़ हमीद वाला मामला तो चले छोड़ ही दें कि वो चले इदारे का इंटरनल इशू था, और उसमें काजी साहब भी बहरहाल फैज़ हमीद उनकी रेड लाइन थी, और उनको जब वो फैज़ हमीद जो है वो फिर उनको हिरासत में भी लिया गया। तो सोहेल साहब बस ज़्यादा जो है ना काजी साहब ने गए हुए ज़मानों पे फोकस रखा कि उसको ठीक कर। उन्होंने कहा कि आज का जो ज़माना मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये आइंदा आने वाले ठीक करेंगे। नहीं, आज के ज़माने में उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, ये मौक़िफ़ भी उनका रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। आज के ज़माने को वो मुकम्मल जमहूरी समझते थे, वो कहते थे बिल्कुल आज के ज़माने को वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट समझते थे। और उन्होंने आज भी जो एक वाहिद बात बाहर जब वो यादगार का दौरा कर रहे थे, जी जी, कि आप तो शुक्र अदा करेंगे, आप इस मुल्क में शुक्र अदा करें कि आप इस मुल्क में रह रहे हैं। शुक्र है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। फिक्र हमारी ये है कि ये मुल्क ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ एंगल्स को डिस्कस किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ उनकी जो रिटायरमेंट हो चुकी, उनका सूरज जो है वो उनके टेन्योर का वो जो है वो अब गुरूब हो चुका है। अब जिनका सूरज जो है वो अब तुलू हो रहा है, उनके हवाले से हम आइंदा जो है वो कभी बात करेंगे। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।